दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपका भरोसा सिर्फ इंसानियत से ही नहीं, बल्कि तो उन चेहरों से भी उठ जाएगा जो समाज सेवा, रिश्ते और सामान्य का नकाब ओढ़े घूमते हैं। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है दिल्ली के महरौली इलाके की, जहां एक औरत को बेटी कहकर घर में दाखिला हुआ एक शख्स धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दरिंदा बन गया। सोचिए उस मंजर को, एक बंद कमरा, टीवी का आवाज़ फुल वॉल्यूम पर, एसी इतना ठंडा कि चीखें दीवार में दफन हो जाएं और बाहर खड़ी दुनिया को भनक तक ना लगे कि अंदर एक औरत की इज्जत, उसका भरोसा और उसकी ज़िंदगी कुचली जा रही है। एक हंसता खेलता कपल, एक इंजीनियर पति, एक पढ़ी लिखी पत्नी, और फिर एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो खुद को रक्षक बताता है लेकिन असल में शिकारी निकलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ताकत और वर्दी के नशे में किया गया ये जुर्म कभी बेनकाब होगा? क्या एक औरत को इंसाफ मिलेगा या सच एक बार फिर दबा दिया जाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि तो उस सिस्टम की है जो अक्सर ताकतवरों के आगे घुटने टेक देता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये बात शुरू होती है साल 2015 से। दिल्ली का महरौली इलाका का ठाकुर नाम की एक महिला अपने इंजीनियर पति के साथ यहाँ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दोनों युवा थे, ये अपना करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। का हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, पहाड़ों की सादगी और संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ वो दोनों और उनके सपने थे। उन्हें दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि राजनीति की एक रैली उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाली है। एक दिन अचानक उनके इलाके में कालूराम चौक में आम आदमी पार्टी की एक सभा आयोजित होती है। उस वक्त चुनावी माहौल था और बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। का और उसके पति, जो कि एक जागरूक नागरिक थे, वो भी उस सभा में शामिल होने गए थे। वहाँ मंच पर एक शख्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नरेश यादव। उस वक्त नरेश यादव कोई बड़ा नाम नहीं था, वो सिर्फ एक नया चेहरा था जिसे पार्टी ने मेहरौली विधानसभा से टिकट दिया था। बताया गया कि वह पेशे से वकील है और समाज सेवा करना चाहते हैं। उसी भीड़ में जब अरविंद केजरीवाल जी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने का के पति से हाथ मिलाया और का को नमस्ते किया। माहौल बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन इस पॉजिटिव माहौल के पीछे एक काली परछाई उनका पीछा करने वाली थी। इसी दौरान नरेश यादव की नज़र का और उसके पति पर पड़ी। एक नेता होने के नाते वोट मांगना और लोगों से जुड़ना उनका काम था। उसने का और उसके पति से बात की, वोट और सपोर्ट की अपील की। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। एक आम वोटर और एक नेता के बीच की बातचीत। का और उसके पति वहां से अपने घर लौटकर अपार्टमेंट वापस आ गए। उन्हें लगा किस्सा खत्म, लेकिन असल में किस्सा तो अभी शुरू हुआ था। इस मुलाकात के बाद नरेश यादव ने का के पति से संपर्क बनाना शुरू किया। शुरुआत में बातें सिर्फ इलाके की समस्याओं पर होती थी, पानी की दिक्कत, साफ सफाई और बिजली। का के घर में पानी की बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद नेताजी से जुड़ने पर यह समस्या हल हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे नरेश यादव का रवैया बदलने लगा। वो बार बार उन्हें कॉल करने लगा, मिलने की कोशिश करने लगा। एक बार एक प्रोग्राम था जहां का और उसके पति को इनवाइट किया गया। वहां नरेश यादव भी मौजूद था। उसने का के पति के साथ खूब सेल्फी ली, बहुत घुल मिलकर बातें की। जब वापस आने का वक्त हुआ तो का और उसके पति कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन तभी नरेश यादव ने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए फोर्स किया। का और उसके पति ने मना कर दिया। उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन नरेश ने इतना जोर दिया कि वह मना नहीं कर पाए। गाड़ी आते ही नरेश ने का के पति को और का को पीछे वाली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। वह उन्हें सीधा घर छोड़ने के बजाय साकेत ले गया किसी मीटिंग में, और वहां जबरदस्ती का के पति को मीडिया के सामने अपने बारे में अच्छा बोलने को कहा। लेकिन उसके पति को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एक लिहाजा में आकर उसने वह कर दिया। इसके बाद नरेश ने का की फैमिली बैकग्राउंड, उसके मायके,
उसके परिवार के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दी। वह एक वकील था, चालाक था, वह जानता था कि शिकार को कैसे घेरना है। धीरे धीरे नरेश यादव ने एक नया पैंतरा खेला। उसने का को बेटी और उसके पति को भाई और बेटा कहना शुरू कर दिया। सोचिए दोस्तों, एक अनजान शहर में जब कोई बड़ा आदमी, एक नेता आपको बेटी कहे, सर पर हाथ रखे, तो एक भरोसा पैदा हो जाता है। का को लगा कि शायद यह वाकई में एक अच्छे इंसान हैं जो उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। नरेश अक्सर वीडियो कॉल करता, कभी रोता, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करता कि मेरी टिकट कट रही है, मेरी मदद करो, मेरे लिए कैंपेन करो। का के पति ने साफ मना कर दिया था कि वह अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और राजनीतिक में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन नरेश ने हार नहीं मानी। वो रिश्ते की दुहाई देता रहा। वक्त गुजरा, 2020 का चुनाव आया और नरेश यादव जीत गया। जीतने के बाद उसने का को और उसके पति को अपनी विक्ट्री सेरेमनी में बुलाया और वहाँ भी बेटी वाला रिश्ता दिखाया। का वहाँ गई, उसकी फैमिली से मिली, सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन यह बेटी सिर्फ एक छलावा था, एक शिकार को फंसाने का तरीका था। असल मकसद तो कुछ और ही था जो नरेश यादव के दिमाग में चल रहा था। तारीख थी 2 मार्च। यह वो दिन था जब का की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नरेश यादव ने का को फ़ोन किया और कहा कि घर पर एक ज़रूरी मीटिंग है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। का के पिता उस वक्त बीमार, का के पति काम में बिजी थे। का ने मना किया, कहा कि वह लेट हो जाएगी, लेकिन नरेश जिद पर अड़ा रहा। वो एक पिता के हक से बुला रहा था और का उस भरोसे के चलते, उस डैडी वाले रिश्ते के चलते उसके घर चली गई। जब का वहाँ पहुँची, शाम का वक्त था। नरेश यादव के घर पर उस वक्त अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ पहुँचते ही नरेश ने अपने नौकर को पानी लाने को कहा और फिर किसी बहाने से उसे घर से बाहर भेज दिया, छुट्टी दे दी। कुछ ही देर में नरेश का भाई नवीन यादव ऊपर वाले फ्लोर पर आया। सिर्फ आधे मिनट के लिए वह वहां रुका और नरेश ने उसे कहा, सब शादी में गए हैं, तू भी निकल, मैं मीटिंग करके आता हूं। भाई चला गया। अब उस बड़े से घर में उस फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, का और नरेश यादव। का को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। उसने नरेश से वॉशरूम यूज करने के लिए इजाज़त मांगी क्योंकि उसके घर का नक्शा नहीं पता था। नरेश ने वॉशरूम का रास्ता दिखाया। जैसे ही का वॉशरूम के अंदर गई, नरेश ने बाहर से पूरे फ्लोर को लॉक कर दिया, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए। घर अब एक किले में तब्दील हो चुका था। जब का वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके सामने वो डैडी नहीं खड़ा था जिसे वह जानती थी। उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में वह सम्मान नहीं था जो एक पिता की आंखों में होती है। उसकी नीयत बदल चुकी थी। नरेश ने अचानक का को जोर से पकड़ लिया। का शून्य पड़ गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह इंसान जो उसे बेटी कहता था, आज उसने उसे इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा था। नरेश ने कहा, जब से मैं तुम्हें देखा है मैं पागल हो गया हूँ। सोचिए उस औरत की मानसिक स्थिति पर क्या गुजर रही होगी। एक पल पहले तक जो इंसान पिता था, अब वह उसकी मर्यादा भंग करने पर उतारू था। का ने विरोध किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन नरेश ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने घर की टीवी फुल वॉल्यूम पर चला दिया, एसी को फुल कर दिया था ताकि शोर बाहर ना जाए। बाहर उसके गुंडे, उसके लोग गाड़ियों में बैठे थे, निगरानी कर रहे थे। अंदर का अकेली पड़ रही थी। नरेश ने उसे जबरदस्ती बेडरूम की तरफ खींचा। का ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, हाथापाई हुई। वह गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि आप मेरे पिता हैं, यह मत करिए, लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात नरेश यादव ने सारी हदें पार कर दी। उस रात उस बंद कमरे में का की अस्मिता तार तार हो गई। उसने का के विश्वास को कुचल दिया और इस घिनौने काम के बाद उसने का को धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे पति को मार दूंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। यह तो बस शुरुआत थी उस नर्क की जो का को आगे झेलना था। 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक यह सिलसिला चलता रहा। का अब नरेश यादव की कैद में थी। वो उसे अलग अलग जगह ले जाता, कभी अपने रिसोर्ट में, कभी किसी सुनसान जगह पर। वो उसे ब्लैकमेल करता रहा। का के पति को जब पता चला कि उसकी पत्नी गायब है या मुसीबत में है तो वह परेशान हो गया।
का ने किसी तरह से चुपके से अपने पति को 10 मार्च को सब सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसके डैडी ने ही उसके साथ क्या घिनौना काम किया है, कैसे उसे किडनैप करके रखा है और वह किस गाड़ी में है, एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो। का के पति ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने पत्नी को बचाने के लिए भागे, लेकिन नरेश यादव के ताकत के आगे वह अकेले पड़ गए। नरेश को जब पता चला कि का ने अपने पति को सब बता दिया है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अब एक नई चाल चली। केस से बचने के लिए और का को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसने का के साथ जबरदस्ती शादी करने का नाटक किया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक गुनहगार ने अपने शिकार के साथ उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। नरेश का कहना था, जहां मेरी नज़र पड़ती है वो चीज़ मेरी होती है, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। उसने का को मजबूर किया कि वह अपने पति को तलाक दे। का पर इतना दबाव डाला गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वह टूट गई। इस दौरान नरेश यादव ने का के पति के पीछे अपने गुंडा लगा दिए। वो इंजीनियर लड़का जो कभी अपनी पत्नी के साथ सपने देखता था, अब अपनी जान बचाने के लिए लाइब्रेरी में छिपा बैठा था। उसे ट्रैक किया जा रहा था। नरेश का प्लान साफ था, पहले पति को मारना और फिर का को खत्म कर देना। का के मुताबिक नरेश का प्लान था कि कुछ महीने उसे अपनी कैद में रखेगा और फिर उसे भी मारकर कहीं दफन कर देगा। लेकिन का की हिम्मत अभी नहीं टूटी थी। हालांकि बीच में एक वक्त ऐसा आया जब का ने हार मान ली थी। 11 मार्च को उसने अपनी ज़िंदगी खत्म करने की कोशिश की। उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने सारी सच्चाई लिखी कि कैसे उसे बेटी बनाकर कैसे उसका जीवन बर्बाद किया गया और कैसे उसे अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। का बच गई, शायद इसीलिए ताकि वह इस शख्स का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। महरौली का वह फ्लैट अब का के लिए एक टॉर्चर चैम्बर बन चुका था। वहाँ कोई अलमारी नहीं थी। का के कपड़े छीनकर अलग रख दिए गए थे ताकि वह भाग ना सके। उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जाता था। वहाँ गैर मर्दों को लाया जाता था का को डराने के लिए। का बताती है कि वह कई कई दिनों तक भूखी रहती थी। जब वह विरोध करती तो नरेश उसे बालों से पकड़कर घसीटता, उसका सर दीवार पर पटकता। दीवार पर खून के निशान और का के द्वारा लिखी गई वह बातें, यह मेरा कैद खाना है, आज भी वहाँ मौजूद है। हद तो तब हो गई जब इस दरिंदगी का एक खौफनाक नतीजा सामने आया। एक बच्चा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। नरेश यादव ने उसे फोर्टिस अस्पताल में ले गया, एक जबरन मेडिकल प्रक्रिया के लिए। वहाँ भी उसने अपनी पहचान छुपाई, फर्जी नाम लिखवाए, कभी राहुल कभी रोहित। अस्पताल में का ने कोशिश करने की, लेकिन नरेश का खौफ इतना था और वह खुद वहाँ खड़ा रहता था कि का कुछ बोल नहीं पाई। वहाँ जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाए गए, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। का बताती है कि साल 2022 में भी उसका मर्डर का प्लान किया गया था। उसे यूपी ले गया गया जहाँ उसे बुरी तरह से पिटवाया गया, लेकिन का हर बार मौत के मुंह से वापस आ गई। उसने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उसकी शिकायत को भी दबा दिया गया। उलट नरेश यादव ने का पर ही एक्सटॉर्शन का केस कर दिया। सोचिए, एक पीड़ित पर ही केस कर दिया गया कि वह पैसे मांग रही है। का कहती है, शुक्र है उसने एक्सटॉर्शन का केस लगाया, ड्रग्स का नहीं लगाया, वरना मैं तो जेल में ही सड़ जाती। का ने वह दीवार दिखाई जहां पर उसने मार्कर से लिखा था अपने साथ हुई हर घटना, हर तारीख। वो दीवार गवाह है उस दर्द की। एक जगह लिखा है गुड बाय। यह तब लिखा था जब वो सुसाइड करने वाली थी। उस फ्लैट के हर कोने में का की चीखें दफन है। नरेश यादव की डायरी भी मिली जिसमें उसने अपना टाइम मैनेजमेंट और योगा का शेड्यूल लिखा था। लेकिन उसी इंसान के पास इतना वक्त था कि वह एक औरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर सके। का के पति आज भी ट्रॉमा में है। 3 साल तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक हंसती खेलती ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। का आज सड़क पर उतर आई।
वह अकेली लड़ रही है, उसका परिवार बिखर चुका है, लेकिन उसका हौसला नहीं। वो कहती है, मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं देवभूमि की लड़की हूँ, मैं दबूंगी नहीं। का ने प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़े नेता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। उसका कहना है कि ऐसे इंसान को जो औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वह चाहती है कि समाज इस सच्चाई को जाने कि कैसे बेटी बचाओ का नारा देने वाले समाज में ही कुछ भेड़िए छुपे बैठे हैं, जो बेटियों को ही अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ का ठाकुर की नहीं है। यह कहानी हर उस औरत की है जो किसी पर अंधा विश्वास करती है और बदले में उसे धोखा मिलता है। नरेश यादव जैसे लोग जो पावर और पैसों के नशा में चूर होकर किसी की जिंदगी को खिलौना समझते हैं, उनका असली चेहरा सामने आना जरूरी है। का के जिस्म पर लगे वह घाव शायद भर जाए, लेकिन उसकी आत्मा पर जो घाव लगे हैं वह कभी नहीं भरेगी। पुलिस की जांच जारी है, कोर्ट में मामला है, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या वो इंजीनियर पति वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा? क्या का उस डरावने सपने से बाहर आ पाएगी? का कहना है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह लड़ती रहेगी अपनी आखिरी सांस तक। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के स्टेटस या पावर को देखकर उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। बेटी और बहन जैसे शब्द जब किसी गैर के मुंह से निकले तो सतर्क हो जाइए। आज हमारे सामने खड़ी है, अपनी कहानी सुना रही है, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी का जो शर्म और डर के मारे कभी मुंह नहीं खोल पाती है। अगर आपको लगता है कि का को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। जुर्म करने वाला जितना गुनहगार होता है, जुर्म को सहने वाला और उसे देखकर चुप रहने वाला समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं पर नज़र रखिए। अगर यह वीडियो और यह हिम्मत भरी दास्तां आपको छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।